हेलो फ्रेंड्स, तो हम पेपर 13 पढ़ रहे थे मेडिसन का 23 मई मॉर्निंग का। तो हम 130 तक हमने पढ़ लिए थे। आज 131 से पढ़ते हैं। ग्रेस रिफ्लेक्स इन बेबी इज़ प्रेजेंट अप टू बाय द एंड ऑफ 6th पोस्ट नेटल मंथ। जो ग्रेस रिफ्लेक्स होता है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है और एंड ऑफ 6th पोस्ट नेटल मंथ तक होता है। शार्ट एट टर्म, ठीक है, स्टार्ट एट टर्म है एंड एंड्स एट 6 मंथ है। कोलेंजियो कार्सिनोमा काज्ड बाय, ये होता है सी से कोलेंजियो, सी से कोलिनार्किस सिनेंसिस, ये जो है इसको काज करता है, कोलिनार्किस साइनेंसिस, ठीक है, साइनेंसिस ये काज करता है क्या, कोलेंजियो कार्सिनोमा। फिर है एडीएच शॉर्ट टर्म एक्शन। एडीएच का शॉर्ट टर्म एक्शन क्या है, वैजो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल। अब देखें एडीएच नाम से ज़ाहिर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये जो एंटी डायूरेटिक का मतलब ये डायूरेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब वाटर एक्सेसिव वाटर इन यूरिन उसको प्रिवेंट करता है, तो मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द नेफ्रॉन, और ये इसका हो गया एडीएच। और दूसरा नाम इस हार्मोन का है वैजोप्रेसिन। वैजो मीन्स ब्लड वेसल, प्रेसिन मीन्स प्रेशर या टेंशन प्रोड्यूस करवाना ब्लड वेसल में, तो मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वैजो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल्स करवाता है। ये इसका शॉर्ट टर्म एक्शन है। लॉन्ग टर्म एक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। और एडीएच रिलीज कहाँ से हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सिंथेसिस इसकी कहाँ पे हो रही है, हाइपोथैलेमस में। A patient has infarct of left ventricle which is subendocardial and also infarcted intraventricular septum, most likely what is the cause। अब देखें लेफ्ट वेंट्रिकल को उसने इन्फार्क्शन काज किया है और सब एंडोकार्डियल है, और इसके अलावा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम भी हमारे पास इन्फार्क्शन हुई है, तो इसमें आंसर है थ्रोम्बोटिक अक्लूजन ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये क्यों है, अगर इन्फीरियर वाल का एमआई हो तो उसमें होता है राइट कॉर्नरी आर्टरी, याद रखें। इन्फीरियर वाल एमआई में राइट कॉर्नरी आर्टरी अक्लूड हो रहा है, क्योंकि राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्फीरियर वाल को सप्लाई करता है। और ईसीटी के ऊपर क्या होगा, 2-3 एवीएफ के अंदर अगर चेंजेस होंगे तो हम कहेंगे इन्फीरियर वाल एमआई है। फिर राइट जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, अगर वो अक्लूड होगा तो एंटीरियर वाल एमआई होगा। लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अगर अक्लूड होगा तो क्या होगा, एंटीरियर वाल एमआई। देखिए मैं ये यहाँ पे आपको लिख कर देता हूँ, राइट कॉर्नरी आर्टरी, इसमें क्या होता है, इन्फीरियर वाल एमआई, इन्फीरियर वाल एमआई ये अक्लूड होगा तो क्योंकि ये इन्फीरियर वाल को सप्लाई कर रहा है, तो ये जब अक्लूड होगा तो इन्फीरियर वाल एमआई होगा। ईसीजी के ऊपर 2-3 और एबीएफ के अंदर चेंजेस आएंगे। और जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये अगर अक्लूड होगा तो क्या होगा, एंटीरियर वाल एमआई होगा, एंटीरियर वाल एमआई। और अगर लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये अगर अक्लूड होगा तो क्या होगा, लेटरल वाल एमआई, लेटरल वाल एमआई का हो या फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल एमआई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास L5 L6 और AVL था, ठीक है। तो ये हमारे पास ईसीजी के अंदर चेंजेस आएंगे, तो ये याद रखें, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स एल से लेफ़्ट, एल से लेटरल वाल, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर वाल एमआई, और राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्फीरियर वाल एमआई, तो ये आप याद रखें। और यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या है, वो लेटरल वाल बना रहा होता है ना, लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकल की इन्फेक्शन हुई है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। A patient with peptic ulcer disease ulcer gets rupture superior part of posterior surface of duodenum artery involved is। तो पेप्टिक अल्सर है पेशेंट को और वो अल्सर रप्चर हो रहा है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ duodenum के ऊपर वो रप्चर हो रहा है, और वहाँ पर आर्टरी कौन सा होता है, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो पोस्टीरियर वाल ऑफ duodenum अगर रप्चर होगा तो उसके बिहाइंड जो आर्टरी होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, तो उससे फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। Boxer hit on the face, temporomandibular joint damage, now mouth remains in open position which muscle keeps it in such a way। तो लेटरल टरगाइड मसल का फंक्शन क्या होता है, माउथ को ओपन करवाना, और जब हमारे पास लेटरल टरगाइड दूसरे मसल जो कि माउथ को क्लोज करवा रहे हैं वो अगर डैमेज होंगे, जैसे कि मीडियल टरगाइड है, ठीक है, और मेसेटर वगैरह हैं, वो अगर डैमेज होंगे ना, वो डैमेज हुए हैं, इस वजह से लेटरल टरगाइड का एक्शन ओवर डोमिनेट हो गया है, तो इस वजह से उसका माउथ ओपनड है और वो क्लोज नहीं कर पाता। Lateral pterygoid causes opening of mouth. It is likely other muscle got damaged and lateral pterygoid muscle function is enhanced, which is leads to opening of mouth। Which of the following is the most potent antioxidant? ग्लूटाथायोन इसमें आएगा। वैसे तो ग्लूटाथायोन है, विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए और सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। आगे ऑप्शंस में विटामिन ए और सी दिया हुआ है, विटामिन ए है और सी है, लेकिन हमारे पास जो
वो है सबसे ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास क्या है, वो है ग्लूटाथायोन। फिर है एस्प्रिन एट लो डोसेस, लो डोसेस के ऊपर एस्प्रिन क्या काज करेगा। उसके बाद है एस्प्रिन एट लो डोज इनहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग है, इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन A2, इसको लो डोज पे इनहिबिट करता है। हाइपरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज थ्रू इनएक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10, फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट करता है और जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, हेपरिन इनहिबिट फैक्टर 10A और हेपरिन एक्टिव करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, क्योंकि हेपरिन क्या है, एंटी कागुलेंट है, मतलब कागुलेशन को इनहिबिट करता है। किस तरह से, इस क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करके, और ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना उसको एक्टिवेट करके, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन 3 भी एक एंटी कागुलेंट है, नेचुरल समझा। लीजन ऑफ बेजल गैंग्लिया विल रिजल्ट इन व्हाट, मस्कुलर रिस्पॉन्स है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स खास करेगा। बेजल गैंग्लिया में जब भी लीजन होगा तो उसमें एथिटोसिस होती है, स्लोली रिथमिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, हैंड्स के, लिम्स वगैरह के, या फिर कोरिया होगा जिसमें हमारे पास सडन मूवमेंट्स होते हैं लिम्स के, ठीक है, और या फिर हेमीविलिस्मस बेलिस्मस होगा जिसमें ट्रंक के मूवमेंट्स होते हैं नॉर्मल। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसीज, आरबीसी के किस में, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट हो गए, क्योंकि इससे ये असल में आरबीसी को छोड़ के भी वो पूछना ये चाह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पे होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपको पता है साइटोप्लाज्म में होता है, तो इस वजह से उसके एंजाइम भी साइटोप्लाज्म में होंगे। और आरबीसी के अंदर तो होता ही सिर्फ साइटोप्लाज्म में, उसके अंदर प्रोसेस भी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है ना, उस पायरुवेट ने एंटर होना था माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था, फिर एसिटाइल कोए में क्रेब साइकिल होना था, क्रेब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होना था, ये सारे प्रोसेस होने थे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को ए, फिर एसिटाइल को एक इस पासिंग थ्रू क्रेब साइकिल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में होता नहीं है, इस वजह से वो वाले प्रोसेस होते ही नहीं है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आरबीसी में होता है, उसी की हेल्प से वो अपने एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जी प्रोटीन फास्फोलाइपेज सी इंक्रीजेज इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, तो फास्फोलाइपेज सी से याद रखें कैल्शियम, कि ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को, वैसे तो इसका जो है ये थर्ड ईयर में आपने पढ़ा था ना, इसमें क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के 3 टाइप्स थे, एक जी एस था, जी स्टिमुलेटरी, दूसरा था जी क्यू वाला ये है फास्फोलाइपेज सी वगैरह, ये जी क्यू प्रोटीन है, ठीक है, और एक था जी इनहिबिटरी। अब यहाँ पर जो जी क्यू वाला था वो फास्फोलाइपेज सी क्या एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये तोड़ेगा किसको, सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स को, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, PIP2 फास्फाटिडाइल इनएसिटोल डाइफास्फेट, और साथ में डाइएसाइल ग्लाइसरॉल, ये दो सेकंड मैसेंजर बनेंगे। तो ये डाइएसाइल ग्लाइसरॉल क्या करेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करता है। इंक्रीज्ड कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विल रिजल्ट इन, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कैल्शियम इंक्रीज होगा तो क्या होता है, सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हाइपर कैल्सीमिया होगा या इंक्रीज कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा या फिर हाइपोकैलेमिया, इन दोनों में सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट होता है। और इसके अपोजिट अगर होगा हाइपोकैल्सीमिया तो उसमें डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये हमारे पास, ये हमने उस दिन भी पढ़ा था। तो ये MCQs आपने याद रखना है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। ये देखें, इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम मीन्स मोर इन ब्लड हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलेमिया दोनों क्या काज कराते हैं, सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट, और हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया क्या करते हैं, डायस्टोलिक हार्ट फेलुअर काज करते हैं। ये आपने रटने हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है MCQs। ECG ऑफ पेशेंट शोज प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल इन सक्सेसिव बीट्स फॉलोड बाय ड्राफ्ट हार्ट बीट, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मोबिस टाइप 1। अब ये AV ब्लॉक्स जो होते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, फिर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, फिर थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सिर्फ PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होने का ये मतलब है कि AV नोड से जो इम्पल्स पास हो रहा है वो स्लोली पास हो रहा है, इसी वजह से PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया नॉर्मल से। लेकिन कोई भी बीट मिस नहीं होता, मतलब आर्ट्रियल जो ऐसे नोड से जितने भी इम्पल्सेस आ रहे हैं वो AV नोड से पास होंगे, लेकिन क्या है, AV नोड से पास होने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इस वजह से PR इंटरवल। लेकिन जो ये हो गया फर्स्ट डिग्री, जो सेकंड डिग्री है उसमें क्या होता है, कुछ इम्पल्सेस ऐसे नोड से जाते हैं AV नोड को पास करके वेंट्रिकल में, लेकिन कुछ हमारे पास AV नोड के थ्रू वेंट्रिकल तक पास नहीं हो पाते, मतलब इस वजह से मिस हो जाते हैं कुछ बीट्स, तो उसको कहते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब सेकंड डिग्री में फिर 2 टाइप्स है, एक मोबिस टाइप 1 है, मोबिस टाइप 2 है। मोबिस टाइप 1 जो है उसमें क्या होता है, सक्सेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल होता है। फॉर एग्जांपल पहला PR इंटरवल इतना है, दूसरा इतना लेंथी हो जाएगा, तीसरा उससे भी लेंथी होता जाएगा, और उसके बाद क्या है, एक बीट मिस हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मोबिस टाइप 1।
और मूवीज़ टाइप 2 में क्या होता है, उसमें प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल तो नहीं होता, लेकिन क्या है कांस्टेंट होता है पीआर इंटरवल, लेकिन क्या है मिस्ड बीट उसमें होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े इंटरवल पे मिस बीट होते हैं। और जो थर्ड डिग्री आर्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे नोट से कोई भी इम्पल्स एवी नोट के थ्रू वेंट्रिकल तक नहीं जाता। तो आर्टरिया और वेंट्रिकल अपने एक दूसरे से एसोसिएशन उनका नहीं होता, एवी डिसोसिएशन भी उसको कहते हैं, आर्टरिया वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। तो आर्टरियल रेट डिफरेंट होता है, वेंट्रिकुलर रेट डिफरेंट होता है थर्ड डिग्री आर्ट ब्लॉक में। और ये भी याद रखें, जो टाइप 1 है और मूवीज़ टाइप 1 है, फर्स्ट डिग्री आर्ट ब्लॉक और उसके बाद सेकंड डिग्री आर्ट ब्लॉक में मूवीज़ टाइप 1 एवी ब्लॉक, इन दोनों की जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मूवीज़ टाइप 2 और थर्ड डिग्री आर्ट ब्लॉक, उनमें हमारे पास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, पेस मेकर वगैरह लगाने होते हैं। अब पेशेंट विद पीएच 7.3 बाइकार्बोनेट, मैंने आपको बताया था इस तरह के हमसे कुछ जब भी आएंगे सबसे पहले आपने पीएच को देखना है। तो पीएच इसका 7.3 है, मतलब एसिडोसिस है। उसके बाद बाइकार्ब और कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है। अब बाइकार्बोनेट 16 है, कम हो चुका है। बाइकार्बोनेट क्या था, अल्कली था या बेस था। तो बेस जब कम है इसका मतलब ज़्यादा बेस लॉस हो गया, ज़्यादा बेस चला गया तो बॉडी में क्या रह गया, पीछे एसिड रह गए। तो इस वजह से एसिडोसिस। लेकिन कौन सा एसिडोसिस, मेटाबॉलिक, क्योंकि बाइकार्बोनेट कम हुआ है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, बेस लॉस होता है, अल्कली लॉस होता है। और रिस्पायरेटरी में मैंने क्या कहा था, जो गैसेज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कौन से गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सिंपल है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अ फीमेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑफ ऑन राइट साइड है, सिटी स्कैन शोज पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल लोब अफेक्टेड विच आर्टरी इज इन्वॉल्व है। तो इसमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी क्या करता है, पोस्टीरियर फ्रंटल को और पैराइटल लोब को और इसके अलावा टेम्पोरल लोब के मीडियल साइड को इनर्वेट करता है। और उसके बाद एक्सरसाइज काजेज हाइपर वेंटिलेशन व्हाट्स द इंक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव ड्यूरिंग एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के दौरान वेंटिलेशन इंक्रीज हो गई है, तो वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी ड्राइव जो इंक्रीज हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान, उसको कौन इंक्रीज करवा रहा है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ब्रेन के अंदर होते हैं, मेडुला के अंदर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर जहाँ पर होता है। तो वो किस चीज़ को सेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब एक्सरसाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा आप एज इन एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन विच स्टिमुलेट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर विच रिजल्ट इन हाइपर वेंटिलेशन टू वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस वजह से हाइपर वेंटिलेशन होती है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकें। At third week of gestation, mesoderm produces smooth muscles and capillaries in the villi. Type of villi is, तो थर्ड वीक से टर्शरी विलेस, इस तरह से याद रखें, ठीक है। लंग इज डिस्टेंडेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से। जब इंट्रा मीन्स इनसाइड, थोरेसिक मीन्स थोरेसिक कैविटी जो है या चेस्ट कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी का प्रेशर जब कम होता है ना तो उस वक्त वो डिस्टेंड होता है, ठीक है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होता है, मतलब उस वक्त पर क्या है वो क्या नाम है, इन्हेलेशन होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होता है क्योंकि प्रेशर कम हो गया, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, उस वजह से फिर लंग्स डिस्टेंड होते हैं। अ मैन ड्यूरिंग अ रोड साइड एक्सीडेंट सफ़र इंजरी है, ठीक है, एंड सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन ऑफ वन साइड इज कट है। अब एक आदमी है, उसका हमारे पास क्या हुआ है, इंजरी हुआ है रोड साइड और सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन उसके वन साइड के कट हो गए हैं। तो अब क्या होगा, इप्सी लेटरल प्यूपल कंस्ट्रक्शन। तो ये कौन सा है, हार्नर सिंड्रोम है। ये मैंने बार बार आपको समझाया था। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन क्या है, तीन चीज़ों को सप्लाई करते हैं। एक प्यूपल को सप्लाई कर रहे हैं, प्यूपल के कौन से मसल को, डायलेटर प्यूपल है, जो कि प्यूपल को डायलेट कर रहा था। तो जब वो नर्व डैमेज होगा तो वो मसल काम नहीं कर रहा होगा, तो अपोजिट मसल कौन सा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई, वो ओवर डोमिनेट हो जाएगा, तो इस वजह से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, मियोसिस होगा। साथ में क्या है, एन हाइड्रोसिस होगी। एन मीन्स absent, हाइड्रोसिस मीन्स स्वेटिंग absent होगी। तीसरा क्या था, लॉस ऑफ, तीसरा एक और चीज़ था हाँ, टोसिस था। अपर आईलिड को भी क्या है, ये सप्लाई कर रहा होता है सिंपैथेटिक फाइबर्स, तो वो भी हमारे पास एलिवेट कर रहा होता है ना अपर आईलिड को। तो ये फाइबर्स जब डैमेज होंगे तो अपर आईलिड एलिवेट नहीं हुआ पड़ा होगा बल्कि ड्रोपिंग होगी, उसको कहते हैं टोसिस। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं किसमें, हार्नर सिंड्रोम में, जिसमें जब सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज होता है तो हार्नर सिंड्रोम होता है। लिगामेंट फायर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल, जब एलपी हम लोग करते हैं ना, एलपी लंबर पंक्चर, तो उस वक्त लास्ट लिगामेंट जिसको हम फायर्स कर रहे होते हैं वो क्या होता है, लिगामेंटम फ्लेवम। person present with central chest pain enzyme for 3 hour है, which cardiac enzyme will be raised है, तो CKM भी रेज हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल चेस्ट पेन है 3 आवर के लिए, तो 3 आवर में CKM भी, और जो ट्रोफोनिन था वो 6 आवर में इंक्रीज हो रहा था। अब पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, विच स्ट्रक्चर इन GBM ग्लोबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्ले क्या करता है, वो प्ले करता है अपना रोल, ठीक है, मेजर रोल इन
परमेबिलिटी सेलेक्टिविटी फॉर प्रोटीन्स है, तो वो है लैमिना रेरा एक्सटर्ना। ये प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जो कि एक तो इसके ऊपर चार्ज होता है और दूसरा क्या है, इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे। तो मतलब ये प्रोटीन्स को, एक तो प्रोटीन्स को रिपल करता है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन सारे नेगेटिव होते हैं, दूसरा क्या है, उनको अपने पोर से, क्योंकि इसके पोर के साइज छोटे हैं, उससे भी पास नहीं होने देता। देयर इज़ नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज अल्डोस्टेरोन बिकॉज ऑफ, अगर अल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा तो उस वक्त एडिमा नहीं होता, उसका क्या, उसकी वजह होता है escape मैकेनिज्म। एल डोपा इज़ गिवन फॉर पार्किंसन डिजीज़। अब डोपा, एल डोपा क्या है, एल डोपामीन है मतलब, तो ये जब देते हैं पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में डोपामीन नहीं बन रहा होता ना, लेकिन इसका साइड इफेक्ट वगैरह क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, लेकिन उसको इनहिबिट कौन कर रहा था, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, वो हमारे पास कहाँ से आ रहा था, हाइपोथैलेमस से। तो वो अगर आएगा तो वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा। अब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, हम बाहर से दे रहे हैं क्या, डोपामीन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर क्या होता है, डोपामीन होता है वो भी। तो बाहर से जब डोपामीन देंगे तो वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा, तो प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। सेकेंड पोलर बॉडी इज फाउंड इन विच फेज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास है मियोसिस 2 के दौरान। अब देखिए मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ किस तरह से होता है। जब फीटस होता है ना, तो उस वक्त हमारे पास सबसे पहले जो स्टेम सेल होता है उसको क्या कहते हैं, जर्म सेल या ओवोगोनियम। ओवोगोनियम, तो वो ओवोगोनियम डिवाइड हो जाता है, उसमें माइटोसिस होती है बहुत सारे, उससे क्या बन जाएंगे, प्राइमरी ओवोसाइट्स, बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेम सेल है ओवोगोनियम या जर्म सेल है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारे प्राइमरी ओवोसाइट बनाएगा। प्राइमरी ओवोसाइट जब बन गए तो प्राइमरी ओवोसाइट में ये माइटोसिस के जरिए बनाएगा, ठीक है। फिर प्राइमरी ओवोसाइट में क्या होगा, मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा मियोसिस, मियोसिस 1, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा जब तक प्यूबर्टी तक जो है मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किस में, प्रोफेस 1, मियोसिस के अंदर एक स्टेज होता है प्रोफेस, ठीक है। तो प्रोफेस 1 जो है उसकी फिर मज़ीद प्रोफेस के स्टेजेस होते हैं, उसका फिर एक स्टेज होता है डिप्लोटिन, ठीक है। प्राइमरी ओवोसाइट में मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मियोसिस 1 के प्रोफेस वाले फेस का कौन सा फेस, डिप्लोटिन, उस फेस में वो स्टक हो जाता है प्राइमरी ओवोसाइट। और प्यूबर्टी के दौरान जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन क्या है, ये प्राइमरी ओवोसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो और जैसे ओव्यूलेशन हो गए उसी टाइम पर सेकेंडरी वो स्टार्ट हो जाती है मियोसिस, ठीक है। तो अब प्राइमरी ओवोसाइट की हमारे पास मियोसिस जब ड्यूरिंग ओव्यूलेशन से बिल्कुल पहले जब कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, एक हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा बनेगा। अब इसमें 46 है, ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड था, 46 क्रोमोसोम 2 है ना ये दोनों, लेकिन अब इसमें 23 है और ये पोलर बॉडी है, इसमें भी 23 है। ये वाला क्या होगा, पोलर बॉडी, और ये दूसरा जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट। अब इसमें मज़ीद डिवीजन हो गई, ठीक है। इसमें सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट कब होगी, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ आ रही है ना। ओवोगोनियम था और बिफोर बर्थ प्राइमरी ओवोसाइट बन गया और प्राइमरी ओवोसाइट बिफोर बर्थ प्राइमरी ओवोसाइट पे मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया और मियोसिस के किस फेस में, प्रोफेस 1 में वो प्राइमरी ओवोसाइट स्टक हो गया, उसके आगे नहीं जा रहा। और प्रोफेस 1 का भी कौन सा फेस, डिप्लोटिन स्टेज, ये याद रखें, एमसीक्यू जाता है। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई और क्या बन गया, एक सेकेंडरी ओवोसाइट, दूसरा पोलर बॉडी। और ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है इसमें क्या है, सेकेंड मियोसिस आफ्टर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर भी अरेस्ट हो जाता है। सेकेंडरी ओवोसाइट क्या है, सेकेंड मियोसिस के दौरान मेटाफेज 2 के दौरान स्टक हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है मियोसिस 2, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये कंप्लीट नहीं होगा इसी स्टेज में, ये फिर पीरियड्स के साथ ये लास्ट हो जाएगा। तो ये मेटाफेज 2 के दौरान, ठीक है। अब ये जब 23 है तो ये फिर से जब डिवाइड होता है, ठीक है, जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है ना, तो 23 एक हमारे पास बना देगा ये सेकेंडरी ओवोसाइट, ये क्या है, एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक हमारे पास क्या है, सेकेंडरी ओवोसाइट, उसके साथ मिलके फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है, स्पर्म के साथ। तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लें। तो अब वो यही पूछ रहा है कि सेकंड पोलर बॉडी जो है वो कब बन रहा है, मियोसिस 2
के दौरान, और फर्स्ट पोलर बॉडी कब बना था, म्योसिस 1 के दौरान। और प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट था किस फेज में, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के किस स्टेज में, डिप्लोटीन में। और कब वो उसका फर्स्ट म्योसिस कब कंप्लीट हो रही थी, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है, प्यूबर्टी के ऊपर, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। पहली बार जब ओव्यूलेशन हो रही होगी, एग रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, ओवरी से, तो उस वक्त वो क्या है, कंप्लीट हो जाता है म्योसिस 1। और फिर सेकेंडरी म्योसिस उसमें स्टार्ट हो गई ओव्यूलेशन के बाद, लेकिन वो भी क्या है, अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में। और अगर स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा उसको, तो म्योसिस 2 कंप्लीट होगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। और सेकेंडरी ओसाइट फिर इससे बनेगा। सेकेंडरी ओसाइट तो म्योसिस 1 के नतीजे में बना, और सेकेंडरी ओसाइट जब डिवाइड होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, मतलब म्योसिस 2 में, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सीन है, सेल हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई का काम क्या था, राइबोसोमल आरएनए बनाना। अब राइबोसोमल आरएनए मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये राइबोसोम्स को बना रहा है न्यूक्लियोलाई। और राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस वजह से जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है उनमें न्यूक्लियोलाई बड़े होते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स बाय द हेल्प ऑफ PKM1। अब PKM क्या है, प्लेटलेट्स एंडोथेलियल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल। IKM क्या था, इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल्स। अब ये इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल्स क्या है, दो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान होते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक एंडोथेलियल सेल है, ये अगला है, ठीक है। इनके दरमियान हमारे पास ये मॉलिक्यूल होते हैं, इनको कहते हैं इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल, मतलब दो सेल्स के दरमियान एडहेजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से जब लिग्नोसाइड्स पास हो रहे होंगे उन वो इनके साथ क्या करते हैं, एडहेजन कराते हैं, ठीक है। ये इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल अपने आप को अटैच करवाते हैं लिकोसाइट्स के साथ। और हमारे पास जो प्लेटलेट्स एंडोथेलियल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल है, वो क्या करते हैं, वो इसको पास करवाते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन है, जहाँ पर उसने जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस टिश्यू में इन्फेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ इन्फेक्शन तक कौन ले जाता है, प्लेटलेट्स एंडोथेलियल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल। तो पहले मतलब इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल काम कर रहा है, उसके बाद फिर क्या है, प्लेटलेट्स एंडोथेलियल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल काम कर रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन करवा रहा है, ठीक है। तो मेन क्या ट्रांसमाइग्रेशन कौन करवा रहा है, ये। और उसके बाद मैन हैज़ डिफरेंट ब्लिस्टर्स है ऑन हिज स्किन है, डिफरेंट ब्लिस्टर्स हैं उसके स्किन के ऊपर ऑन माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी के ऊपर उसको क्या नज़र आ रहा है, एपिडर्मिस और जो डर्मिस है वो सेपरेटेड है बाय थिन फ्लूइड है। तो थिन फ्लूइड से सेपरेटेड है, तो ये क्या है, किस टाइप का वो है, सीरस है, सीरस फ्लूइड है। स्टेरिलाइजेशन इज डन विच किल्स ऑल एक्सेप्ट स्पोर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन स्टिल प्रोड्यूस इन्फेक्शन है। तो हमारे पास क्लॉस्ट्रिडियम टेट्रानाई किल नहीं होता स्टेरिलाइजेशन से, क्योंकि इसके स्पोर होते हैं ना, इसके स्पोर नहीं मरते हैं स्टेरिलाइजेशन से। साइंटिस्ट इज स्टडिंग डिफरेंट सेलुलर चेंजेस, ही ऑब्जर्व डिक्रीज इन सेलुलर रीजनरेशन एंड DNA डैमेज इन अ केस विच आर द फॉलोइंग इज द काज है। तो ये सेलुलर एजिंग है, सेलुलर एजिंग में DNA डैमेज हो जाता है। और उसके बाद मैन गॉट फ्रैक्चर्ड है ऑन ऑफ अ बोन इन एन RTA एंड प्लास्टर इज डन आफ्टर फ्यू वीक्स देयर इज एट्रोफी ऑफ द टिश्यू। तो ये कह रहा है कि उसने प्लास्टर बांधा हुआ है, ठीक है, जिससे उसको फ्रैक्चर के ऊपर, तो उसके बाद उसके जो फट्टे हैं, मसल्स हैं, वो हमारे पास उनका साइज छोटा हो गया, तो इसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी, यूज नहीं कराना। तो इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन विद डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये वाला ऑप्शन भी आ सकता है। कुछ जगहों में डिसयूज एट्रोफी लिखा हुआ है, कुछ जगहों में ये हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। तो क्या है, प्रोटीन डिग्रेडेशन तो हो रही है, लेकिन क्या है, नया प्रोटीन नहीं बन रहा है। इस वजह से क्या है, मसल का साइज़ छोटा हो गया है। और क्यों छोटा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यूज नहीं हो पा रहे हैं ना वो मसल। Afferent fibers to ciliary ganglion comes from oculomotor nerve। afferent fibers ciliary ganglion के पास कहाँ से आते हैं, oculomotor nerve के। afferent fibers का मतलब क्या होता है, जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो ciliary ganglion के पास आते हैं oculomotor nerve के जरिए। कीटोस्टेरॉइड इंक्रीज इन, कीटोस्टेरॉइड किस में इंक्रीज हो जाते हैं, अब कीटोस्टेरॉइड इंक्रीज होते हैं एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम में। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम हमारे पास एक कंडीशन होती है, उसमें कीटोस्टेरॉइड इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज पोटेशियम लेवल कैन काज विच ऑफ द फॉलोइंग है, फ्लैसिडिटी काज करते हैं। हाइपरकैलेमिया क्या काज करता है, फ्लैसिडिटी। और उसके बाद है अब वाई केम विद कंप्लेन ऑफ मल्टीपल ब्रोजेज एंड इकामोसिस ऑन स्किन है एंड रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है। तो उसको इकामोसिस और ब्रोजेज हो रहे हैं मल्टीपल, और साथ में एपिस्टेक्सिस है। उसके BT और CT, BT मीन्स ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम इज़ नॉर्मल, विच अदर थिंग यू वुड लाइक टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम प्लेटलेट्स काउंट देखेंगे कि उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है। उसके बाद फिर क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, इकामोसिस हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, क्योंकि BT और CT तो नॉर्मल है। तो दूसरा चीज़ यही है ना, प्लेटलेट्स काउंट देखेंगे, CBC करवाएंगे। अब पेशेंट हैज़ वेयर प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग एट रूम एयर,
100% oxygen is given, after which mixed arterial pressure goes to 670 mm and PO2 70 mm, cause of hypoxia in him is V vacuum mismatch है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसको ब्रीथिंग जो है एयर के ऊपर उसका कम है, लेकिन 100% ऑक्सीजन देने के बाद उसका आर्टेरियल प्रेशर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ गया है, तो वी वैक्यूम मिसमैच है उसका। अ मैन वर्किंग इन कॉटन मिल इंडस्ट्री प्रोन टू बेसिनियोसिस, कॉटन में क्या होता है, बेसिनियोसिस, ये याद रखें। और इसके अलावा क्या था, सिलिकोसिस था और न्यूमोकोनियोसिस था। न्यूमोकोनियोसिस कोल वर्कर्स में हो रहा था, और सिलिकोसिस क्या है, जो रेत वगैरह के काम करते हैं या ये विंडोज़ वगैरह बना रहे होते हैं ना, क्योंकि ये सिलिका से बनते हैं ना, सैंड ब्लास्टर्स वगैरह। मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर डिलेड वाउंड हीलिंग के लिए इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अगर होगी तो वाउंड हीलिंग डिले होगा। इसके अलावा और भी ज़्यादा और भी कंडीशन होते हैं, लेकिन मोस्ट वो कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो वो यही है, ठीक है, इन्फेक्शन है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कंट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, स्मूथ मसल जो इंटेस्टाइन के होते हैं उसकी कंट्रक्शन कौन करा रहा होता है, स्लो स्पॉन्टेनियस कंट्रक्शन वेव वाया कैल्शियम इन्फ्लेक्स। जीआईटी में क्या होते हैं, एक हमारे पास क्या है, तमाम मसल्स इकट्ठे कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं सेंसिशियम, सेंसिशियम मीन्स इकट्ठे, और इस क्या होता है, ये स्लो स्पॉन्टेनियस कंट्रक्शन वेव होते हैं, ठीक है, और ये कैल्शियम इन्फ्लेक्स के जरिए हो रहे होते हैं। अ पेशेंट गॉट इंजरी आफ्टर विच ही लॉस्ट सेंसेशन ऑफ थंब एंड इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर विद नो लॉस ऑफ थिनर और वार्मर सेंसेशन एंड लॉस ऑफ पिंसर ग्रिप। अब ये पिंसर ग्रिप या पेंसिल ग्रास्प बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये लफ्ज़ जब भी आ जाए तो आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज पैरालाइज्ड है, तो ये क्या है, अपोनेंट पॉलिसिस मसल जो है वो पैरालाइज हुआ है। अब ये देखें, जैसे मैंने ये पेन है, ये इसको मैंने इंडेक्स और ये थंब के साथ इस तरह पकड़ा हुआ है। अब इस एक्शन का जो होता है, जब आप थंब को इस तरह इंडेक्स फिंगर की तरफ लाते हैं, थंब इंडेक्स फिंगर को थंब की तरफ ले जाते हैं, इसको कहते हैं अपोजिशन। किसी भी, सिर्फ थंब को नहीं, मिडल फिंगर को, लैटरल को और ये डिजिटी को और इसको, इस एक्शन को क्या कह रहे थे, इस एक्शन को कह रहे थे कि ये अपोजिशन है ऑफ थंब है। तो अपोजिशन ऑफ थंब कौन सा मसल करवा रहा होता है, अपोनेंट पॉलिसिस। अपोनेंट पॉलिसिस मीन्स थंब, अपोनेंट मीन अपोजिशन करवाने वाला। तो इस पेशेंट में अपोजिशन नहीं हो रही, वो अपोजिशन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब अपोनेंट पॉलिसिस डैमेज है, पैरालाइज है। उसके बाद है डाइसाइक्लोमाइन एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर, डाइसाइक्लोमाइन रिसेप्टर M3 के ऊपर एक्ट करता है। डाइसाइक्लोमाइन क्या था, ये हमारे पास एंटी मेस्क्रोनिक भी है, एंटी हिस्टामिन भी है। ये दे रहे थे नोजिया वोमिटिंग के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये कम्बिनेशन में दे रहे थे डाइसाइक्लोमाइन प्लस पैरिडॉक्सिन विटामिन B6, ठीक है, ये सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में फॉर मॉर्निंग सिकनेस जो होती है ना, उसके लिए। अच्छा, मदर ब्राट हर फ्यू मंथ्स ओल्ड बेबी चाइल्ड इज इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, शी इज़ वरीड दैट हर 2 चिल्ड्रन माइट गॉट दैट इन्फेक्शन। तो एक मदर है वो वरीड है कि उसके एक बच्चे को मेनिंजाइटिस है, तो वो समझ रही है कि उसके और बच्चों को भी हो चुका होगा, ठीक है। हाउ विल यू टेल हर व्हाट इज द मोड, वो समझ रहा है कि हवा वगैरह के थ्रू ये शायद फैलता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, तो आप कहेंगे रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए ये हमारे पास क्या है, इन्फेक्ट करता है दूसरों को भी। अब पेशेंट विद HP, एक पेशेंट है उसका HB 15 है, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन 20 ml है, और अल्वेलर PO2 40 है, वीनस ऑक्सीजन कितना है, 15 है। व्हाट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज दिस, तो ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ही कम, ठीक है। PO2 कितना आ रहा है, अल्वेलर PO2 40 है, तो ये कम है ना, जाहिर सी बात है, और ये ज़्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट विल सीन इन द चाइल्ड, अब बर्थ के टाइम चाइल्ड में क्या देखा जाएगा, क्या दिखाई दे सकता है, तो इसमें है इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रोसीजर है, रिमेन्स इन द लिमिट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। हाँ, अब ड्यूरिंग किसी भी प्रोसीजर के दौरान कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए जितना आपको आता है उसी में आप उसी लिमिट में रहें, एक्स्ट्रा अगर आप कम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप क्या है, कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थिक लूप विद लेस मेजेंट्री फैट एंड लॉन्ग वेजारेक्टा विद हर आर्केड सर्जन आस्क बाय अपलिफ्टिंग ऑफ द कट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जिसमें लूप्स थिक होते हैं, मेजेंट्री वहाँ पे कम होता है और वेजारेक्टा वहाँ पे लॉन्ग होते हैं, तो ये हमारे पास जेजुनम होता है। विच लेयर इज इन्वॉल्व इन एसोफेगल वेराइसिस है, सब म्यूकोजा। एसोफेगल वेराइसिस में जो एसोफेगल वेंस होते हैं ना, वो इनगार्ड हो जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होती है, और एसोफेगल वेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोजा में। और एसोफेगल वेराइसिस होते कब हैं, ये होते हैं CLD में, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, डीकम्पनसेटेड
क्रॉनिक लिवर डिजीज DCLD जिसको कहते हैं, और इसमें हीमाटेमेसिस हो रही होती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर कार्सिनोमा सर्विक्स है, तो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18 क्या काज करते हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स। विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन फोर्सफुल रिस्पायरेशन है, तो इसमें हमारे पास है C, डायाफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, डायाफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, स्टेनोक्लिडोमास्टाइड, सिराटस इंटीरियर और स्क्लेनस मसल, ये सारे फोर्सफुल इंस्पायरेशन में रोल अपना प्ले करते हैं। उसके बाद है पेशेंट सस्टेन इंजरीज इन RTA, पेशेंट को RTA में इंजरीज हुए एंड देन प्रेजेंटेड विद गेट प्रॉब्लम है। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन हिज राइट लेग व्हाइल डूइंग ऑन हिज लेफ्ट पेल्विस सिंक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबली डैमेज है। हाँ, तो इसमें क्या है, राइट ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस डैमेज हुआ है। तो जिस साइड का ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस डैमेज होता है, अपोजिट साइड पे पेशेंट क्या करता है, वो सिंक करता है, उसका पेल्विस सिंक करता है। साइड ऑफ पेल्विस सिंक इट्स अपोजिट साइड पे, ठीक है। अगर राइट साइड पे वो सिंक कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड के जो मीडियस और मिनिमस है ग्लूटियस वो डैमेज हुए हैं। डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, ये एक अलग MCQs है। अगर वो कहेगा कि एक पेशेंट है वो स्टैंड नहीं कर पाता फ्रॉम सिटिंग पोजिशन से, तो उसमें डैमेज कौन सा मसल है, मैक्सिमस है, क्योंकि इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज हुआ है उसमें। अगर वेडलिंग गैट है तो उसमें ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस है, डैमेज कौन सा है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और पेल्विस सिंक कर रहा है, उसमें भी क्या है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस डैमेज है, लेकिन अपोजिट साइड का। तो ये आपने याद रखना, इस तरह के MCQs आते हैं, स्पेशली सर्जरी में भी आते हैं, लेकिन मेडिसिन में भी आ सकते हैं। पेशेंट केम, क्योंकि अभी मेडिसिन का पढ़ रहे हैं उसमें आए हुए हैं ये सब। पेशेंट केम इन ER विद चेस्ट पेन, ECG नॉर्मल, कार्डिक एंजाइम भी नॉर्मल है, डॉक्टर एडवाइस थोरेसिक केज एक्सरे विच वन ऑफ दी स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजिनियस एंड एम्फी आर्थरोसिस है। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेजिनियस भी है और एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट भी है, तो वो है कोस्टोकॉन्ड्रल। मतलब क्या है, कार्टिलेजिनियस भी है और बोन भी है। तो कोस्टोकॉन्ड्रल जो जॉइंट है उसमें क्या है, कोस्टो मीन्स क्या है, कार्टिलेज है, कॉन्ड्रल मीन्स रिब। तो रिब और कार्टिलेज दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ड्रल क्या है, कार्टिलेज है, कोस्टो मीन्स रिब है। तो रिब बोन है और कॉन्ड्रल क्या है, कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज और बोन दोनों है ना, इस वजह से जो कह रहे हैं एम्फी आर्थरोसिस। अच्छा, पेशेंट वाज टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रैपिड विथड्रॉल विल कॉज, अच्छा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहा था, उसको अगर आप अचानक छोड़ेंगे तो क्या होता है, क्राइसिस होती है। क्या होती है, उसको कहते हैं एड्रेनल क्राइसिस। उसको सप्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल सिस्टम हो जाता है। देखें, पेशेंट जब ले रहा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में क्या है, कार्टिसोल नहीं बनता। जब कार्टिसोल नहीं बन रहा हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी डिपेंडेंट है इसी एक्सोजेनियस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के ऊपर। तो अगर आप अचानक से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्टॉप कर देंगे तो हमारा बॉडी इतनी जल्दी से वापस रिस्टोर नहीं कर सकता कार्टिसोल प्रोडक्शन। तो फिर हमारे बॉडी में बिल्कुल जब कॉर्टिकॉइड्स नहीं होंगे, स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होंगे, तो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने बॉडी का वेसल का मसल टोन भी मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। वेसल का टोन, वेसल के अंदर भी मसल होते हैं ना, उनका टोन भी इसने मेंटेन किया था। तो ये जब लॉस होगा तो उनका टोन ख़त्म हो जाएगा, वाइजोडाइलेशन हो जाएगी, शॉक में चला जाएगा पेशेंट, उसको कहते हैं एड्रेनल क्राइसिस। तो क्या हो रहा है, देखें, सप्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल सिस्टम। अ यंग बॉय प्रेजेंट इन orthodontic operative spacing of his teeth and unsure of his age, which of the following will help in estimating his age। तो मल्टीपल रेडियोग्राफ्स करेंगे, उसके थ्रू हमें पता चल सकता है उसके एज का, ठीक है। उसमें एपिफिजियल प्लेट वगैरह देखेंगे पेशेंट के ना, उससे हमें एज का अंदाज़ा हो जाता है। और इसके अलावा ऑसिफिकेशन सेंटर देखेंगे उसके ना, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो उसके बाद है ये देखें, ए है उसका आंसर, मल्टीपल रेडियोग्राफ। पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, पेरी मीन्स अराउंड, साइट मीन्स सेल्स, मतलब एंडोथेलियल सेल्स के अराउंड पेरिसाइट्स होते हैं, जो कि ये छोटे से कैपिलरीज में होते हैं। स्पेशली कहाँ पे होते हैं, ब्रेन के अंदर और ब्लड ब्रेन बैरियर में, ये भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर होते हैं। फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर AV वाल्स कैन नॉट बी मेड। अब डाउनवर्ड ट्रैक्शन AV वाल का कौन करा था, वो हमारे पास कॉर्डा टेंडिनी था, वो रप्चर होगा तो AV वाल डाउनवर्ड ट्रैक नहीं करेंगे। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ विच द फॉलोइंग है, तो ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी किसका है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। तो बस ये 23 मई का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। और इंशाल्लाह जो है, अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।